21 अप्रैल 2026 कराची में एक बूढ़े बाप के मोबाइल पर अचानक व्हाट्सएप की टोन बजती है। जैसे ही वो स्क्रीन पर अपने बेटे का नाम देखते हैं, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। दिल में एक ही ख्याल आता है कि शायद बेटा खैरियत से होगा, पर देर से अच्छी खबर आई होगी। वो फौरन मैसेज खोलते हैं और ऑडियो प्ले कर देते हैं, लेकिन अगले ही चंद सेकंड्स में सब कुछ बदल जाता है। स्पीकर से कांपती हुई सिसकती हुई आवाज़ सुनाई देती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम अप्पू, कैसे हैं आप? अप्पू, हम लोगों को जो है ना अपना ये पार्लेस लुटेरे जो होते हैं ना, इन्होंने पकड़ लिया है और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दिएगा, और मेरे लिए दुआ करिएगा, सही है? खुदा हाफिज़। आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा, आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्या बोलूँ? अब्बू, हमें पायरेट्स ने पकड़ लिया है। ये अल्फाज सुनते ही बूढ़े बाप के हाथ कांपने लगते हैं, सांस जैसे रुक ही जाती है और चेहरे की वो मुस्कुराहट हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब्बू, ये शायद मेरा आखिरी वॉइस मैसेज हो। मुझे नहीं पता कि इसके बाद आपसे बात कर सकूंगा या नहीं। ये हमें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर वो लड़का रोते हुए अपने बीवी बच्चों का जिक्र करता है। अब्बू, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, इन्हें पढ़ाइएगा। और फिर अचानक खामोशी छा जाती है, ऑडियो ख़त्म हो जाती है। मगर इसके बाद जो खामोशी होती है वो उस बूढ़े बाप की पूरी जिंदगी पर छा जाती है। यह दर्दनाक वॉइस मैसेज कराची के रहाशी अमीन बिन शम्स का था, जो MT ऑनर 25 नामी ऑयल टैंकर से भेजा गया था। लेकिन असल कहानी 20 फरवरी 2026 से शुरू होती है। जब यह जहाज सोमालीलैंड की बरबरा पोर्ट से रवाना हुआ तो सब कुछ रूटीन के मुताबिक था। इनका मिशन बिल्कुल सिंपल था, UAE से तेल लेकर सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशो पहुंचाना। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह चंद हफ्तों का सफर एक खौफनाक ख्वाब में बदलने वाला है। और फिर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से खराब होने लगते हैं। जहाज को मजबूरन UAE के करीब रुकना पड़ता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के करीब, जहां वो कई दिनों तक एक ही चीज का इंतजार करता रहता है कि हालात कब बेहतर होंगे। 2 अप्रैल को जब हालात कुछ बेहतर लगते हैं तो जहाज अपना सफर दोबारा शुरू कर लेता है। मंजिल वही थी, मोगादिशो। फिर आता है 21 अप्रैल, जब जहाज सोमालिया के साहिल से तकरीबन 30 नॉटिकल माइल दूर यानी 55 किलोमीटर दूर पहुंचता है, तो अचानक दूर से छोटी छोटी तेज रफ्तार कश्तियां जहाज की तरफ आती दिखाई देती हैं और चंद लम्हों में 6 सोमाली पायरेट्स जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। उस वक्त जहाज में अमीन बिन शम्स में 10 पाकिस्तानी, 4 इंडोनेशियन, 1 इंडियन, 1 श्रीलंकन और 1 म्यांमार का शहरी सवार होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सोमाली पायरेट्स ने अब इन तमाम मासूमों की रिहाई के बदले $7 मिलियन तावान का मुतालबा कर रखा है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या यह पहली बार हुआ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पायरेसी की ये कहानियाँ बिल्कुल भी नई नहीं है। आपको शायद 2009 का वो वाकया याद होगा जब सोमाली पायरेट्स ने एक अमेरिकी कार्गो शिप मर्स्क अल्बामा को हाईजैक कर लिया था। इस वाकये ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, यहाँ तक कि इस पर एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म भी बनी है जिसका नाम कैप्टन फिलिप्स है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे चंद लोगों ने एक सुपर पावर मुल्क के जहाज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन असल सवाल अब भी वही है, ये लोग आखिर हैं कौन, कहाँ से आते हैं, और सबसे अहम बात, ये इतने ताकतवर कैसे हो गए कि दुनिया की जदीद तरीन नेवल फोर्सेस भी इन्हें मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकी। और यही वो राज है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमीन बिन शम्स की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक हकीकत का हिस्सा है। साल 1991 सोमालिया के सदर सियार बारी की हुकूमत एक खूनी बगावत के बाद ख़त्म हो जाती है। जैसे ही वो हुकूमत से पीछे हटते हैं, पूरे मुल्क में अफरा तफरी शुरू हो जाती है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि सिविल वॉर शुरू हो जाती है। इस सिविल वॉर की वजह से सोमालिया कई हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इस फसाद का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सोमालिया की नेवल फोर्सेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। अब हज़ारों किलोमीटर पर फैली इसकी समुद्री सरहदें लावारिस और गैर महफूज हो गई थीं। जब समुद्र की हिफाजत करने वाला कोई न रहा तो दुनिया के ताकतवर मुल्कों और बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसे एक आसान मौका समझ लिया। सोमालिया के साहलों पर एक खामोश हमला शुरू हो गया।
जिसका अंदाजा लोगों को बहुत देर बाद लगा। सबसे पहले गैर मुल्की मछेरों के बड़े बड़े जहाज वहां आने लगे। उन्होंने देखा कि इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तो उन्होंने खुलकर मछलियां पकड़ना शुरू कर दी। ताकतवर मशीनों और बड़े जालों की मदद से वो इतनी मछलियां ले जाते कि सोमाली मछेरों के हाथ खाली रह जाते। ये सिर्फ मछलियां पकड़ने का मामला नहीं था, बल्कि इससे वहां के गरीब लोगों की कमाई और खाने का मसला पैदा होने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल जुल्म तो अभी होना बाकी था। जब दुनिया के ताकतवर मुल्क और बड़ी कंपनियों ने देखा कि सोमालिया का समुंदर अब बिल्कुल लावारिस है, तो उन्होंने उसे अपना डंपिंग ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सोमालिया के खूबसूरत साहिल जहरीले वेस्ट का ढेर बनने लगे। रात के वक्त गहरे समुंदर में कुछ जहाज आने लगे। ये मछलियां पकड़ने के लिए नहीं आते थे, बल्कि अपना कचरा फेंकने आते थे। ये जहाज अपने साथ खतरनाक इंडस्ट्रियल वेस्ट, जहरीले केमिकल्स और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स लाते थे। चूंकि वहां कोई निगरानी नहीं थी, इसलिए वो खामोशी से ये सब समुंदर में फेंक कर चले जाते थे। किसी को कोई खबर ना होती, ना कोई रोकने वाला था और ना ही कोई पूछने वाला। लेकिन इस खामोश जुर्म के असरात जल्द ही सामने आने लगे। समुंदर की मछलियां मरकर साहिल पर आने लगी, पानी का रंग बदलने लगा और फिर सूरत-ए-हाल मजीद संगीन हो गई। साहिल के करीब रहने वाले लोगों के जिस्मों पर अजीबोगरीब जख्म बनने लगे। सांस और जल्द की बीमारियां आम होने लगी और आने वाली नस्लों में पैदाइशी मजदूरी भी बढ़ने लगी। अब ये सिर्फ मछलियों या इकोनॉमी का मसला नहीं रहा था, ये खामोश तबाही थी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी आबादी को अपनी लपेट में ले रही थी। जब जहरीले वेस्ट की वजह से मछलियां मरने लगी और साहली इलाकों में कैंसर जैसी बीमारियां फैलने लगी, तो सोमाली मछेरों का सबर जवाब दे गया। उनके पास अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो हाथ पर हाथ धरे बैठकर भूखे मर जाएं, या फिर अपने समुंदर की हिफाजत के लिए खुद कुछ करें। क्योंकि सोमालिया की नेवी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए इन मछेरों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए और खुद को वॉलंटियर कोस्ट गार्ड कहना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि अब हमें अपना हक खुद लेना पड़ेगा और अपने समुंदर की हिफाजत भी खुद ही करनी होगी। शुरू में तो ये लोग सिर्फ उन जहाजों को पकड़ते थे जो गैर कानूनी तौर पर मछलियां पकड़ रहे होते थे या फिर कचरा डंप करने आते थे। ये उन जहाजों पर चढ़ जाते और उनसे जुर्माना या टैक्स वसूल करते। ये रकम उनके खानदान के पालने का जरिया बन गई और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। इन मछेरों ने देखा कि इन बड़े जहाजों के मालकान किसी भी झगड़े में पड़ने की बजाय चुपचाप लाखों डॉलर देने को तैयार हो जाते हैं ताकि इनका जहाज जल्दी छूट जाए। इन्हें जल्द ही ये अंदाजा हो गया कि मछली पकड़ने में मेहनत भी ज्यादा है और पैसा भी कम मिलता है, जबकि जहाज रोकने में टाइम भी कम लगता है और पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। और यही वो मोड़ था जहां सब कुछ बदलने लगा। फिर जल्द ही इन लोगों की सोच बदलने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर हम मछलियां चोरी करने वाले जहाजों से पैसे ले सकते हैं, तो इन बड़े बड़े कार्गो शिप्स को क्यों नहीं रोक सकते जो रोजाना हमारे समुद्र से अरबों डॉलर्स का सामान लेकर गुजरते हैं। अब इनका निशाना सिर्फ मछली चोरी करने वाले जहाज नहीं रहे थे, बल्कि हर वो जहाज था जो इनकी नजरों के सामने से गुजरता, फिर चाहे वो तेल का टैंकर हो या कीमती सामान से लदा कंटेनर। इन्होंने ये भी समझ लिया था कि ज्यादातर कार्गो जहाजों के पास हथियार नहीं होते और इनका क्रू भी नहत्ते आम लोग होते हैं। बस फिर क्या था, यही वो लम्हा था जब ये लोग समुद्र के मुहाफिज नहीं रहे थे, बल्कि दुनिया के बदनाम तरीन नेवल पायरेट्स बन गए। ये मछेरे अब अकेले नहीं थे। सोमालिया के ताकतवर वॉर लॉर्ड्स ने इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इन्हें तेज रफ्तार फाइबर ग्लास कश्तियां लेकर दी गई, जदीद क्लाशिनकोफें, आरजीपी रॉकेट लॉन्चर मुहैया की गए। अब ये सिर्फ साहल के करीब नहीं रहते थे, बल्कि मदर शिप्स के जरिए गहरे समुद्र में सैकड़ों मील दूर जाकर भी जहाजों को अगवा करने लगे थे। आज ये एक ऐसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन चुकी है जहां हर काम अलग अलग लोग करते हैं। कुछ लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि कौन सा जहाज कहां से और कब गुजरेगा, और कुछ लोग उस पर हमला करते हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में नेगोशिएटर का रोल अदा करते हैं, जिनका काम सिर्फ तवान की करोड़ों डॉलर्स की डील तय करना होता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अजीब और हैरानकुन हिस्सा भी बाकी है, और आपको ये शायद सुनकर यकीन ना आए, लेकिन सोमालिया के एक शहर हरादेरे में इन डाकुओं ने बाकायदा एक पायरेसी स्टॉक एक्सचेंज बना रखी है। जी हाँ, बिल्कुल वैसी ही स्टॉक एक्सचेंज जैसे दुनिया के बड़े बड़े शहरों में होती है। लेकिन यहाँ कंपनियों के शेयर्स नहीं बिकते, बल्कि डाकुओं के मिशन बिकते हैं। वहाँ के आम लोग, यहाँ तक के बेवाएं और बुजुर्ग भी इन डाकुओं के मिशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी देता है तो कोई इन डाकुओं को हथियार या ईंधन फराहम करता है। और अगर डाकू किसी बड़े जहाज को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और करोड़ों डॉलर्स तावान मिल जाता है, तो प्रॉफिट में उन तमाम इन्वेस्टर को उनके हिस्से के मुताबिक रकम मिलती है। अगर एक डॉक्यूमेंटेड केस की बात करें तो एक दफा एक औरत ने सिर्फ एक सिंगल आरपीजी इन्वेस्ट किया था
और बदले में उसे $75,000 रिटर्न मिला था, और वो भी 38 दिनों में। यानी जिस जुर्म को दुनिया दहशतगर्दी समझती है, वहां के लोगों के लिए वो एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। और इसी बेरहम कारोबारी नेटवर्क और पायरेसी की इस खौफनाक इंडस्ट्री ने आज कराची के उस नौजवान अमीन बिन शम्स और उसके साथियों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। वो अमीन जो अपने बूढ़े बाप, अपनी बीवी और नन्हे बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब आंखों में सजाकर समुद्र में निकला था, आज उसी समुद्र के बीचों बीच मौत की आंखों में आंखें डाले खड़ा है। वो वॉइस नोट जो उसने सिसकते हुए अपने बच्चों को खूब पढ़ाने की वसीयत की थी, आज हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। क्या हमारी हुकूमतें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन 17 लोगों को हिफाजत के साथ वापस ला पाएंगी? $7 मिलियन का यह तवान शायद बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इन मासूम जानों की कीमत कोई नहीं लगा सकता। हमारी दुआ है कि अमीन और उसके साथी जल्दी ही अपने प्यारों के पास खैरियत से लौटें और किसी भी बाप को दोबारा अपने बेटे का वॉइस मैसेज न सुनना पड़े।